नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं अगर आईबीपीएस आरआरबी के पी और क्लर्क के एग्जाम के लिए, तो आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम एक प्रीवियस ईयर पेपर जिसको हम मेमोरी बेस्ड पेपर कहते हैं उसको करने वाले हैं, और ये मेमोरी बेस्ड पेपर 2024 वाले ईयर का है। तो ऐसा होता क्या है दोस्तों, 2024 में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो स्टूडेंट्स ने बताया, उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। और उन क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करके जवाब देने की कोशिश करेंगे और समझेंगे पूरा कि पेपर में क्या क्या आया हुआ था, है ना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मेरे साथ में। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का पीछे एक पर्पस है कि आपसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है आपकी वोकैबुलरी का यूज कहाँ करेंगे, ये आपको कितना अच्छे से आता है। क्लोज टेस्ट में वोकैब और उसका यूजेज ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले आप करोगे और समझोगे। 1 से लेकर 6 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप दोस्तों रीडिंग करेंगे। मैं सामने से हट जाता हूं। आप 60 सेकेंड्स का टाइम लेकर रफली इसकी रीडिंग करेंगे, और यही आपको एग्जाम में करना है कि क्या कह रहा है। ओवरऑल एक आइडिया आपको लगेगा। तो पढ़ना शुरू करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 60 सेकेंड्स लो दोस्तों, और फिर उसके बाद दोस्तों हम इसका जवाब लेंगे। डू इट। यस दोस्तों, डन हुआ। अब इसे समझने के बाद अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन में आपको जवाब देना है, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूं, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है जी। देखो जरा, जवाब देंगे क्या इसका राइट आंसर आ रहा है। एवरीवन, सभी लोग देखेंगे, जवाब देंगे। जितने भी लोगों ने टर्निंग इसका आंसर चूज किया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। जितने भी लोगों ने यहां पर अंडर चूज किया है बाबू, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जवाब देंगे। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है, पॉस्टुलेट्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी लोगों ने एडवांस्ड चूज किया है दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। एडवांस्ड राइट आंसर बनाए यहां पर। नेक्स्ट पर आते हैं। ई। टेकन जितने लोगों ने बाबू चूज किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आएंगे।
दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया यानी हाईलाइटिंग, ये बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। तो आइए जरा दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं, इसका आंसर कैसे कैसे क्या क्या बना है। तो सबसे पहले समझते हैं ओवरऑल आपने जो इसकी अंडरस्टैंडिंग ली, वो अंडरस्टैंडिंग से ही पता चलता है असल में ये क्या कह रहा है पैसेज। तो ठीक है, वो पहले समझते हैं जो कि एग्जाम में बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, आपने पढ़ा देखो, द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल्स की जो डिस्कवरी है ये मार्क करती है कि मॉन्यूमेंटल यानी काफी इंपॉर्टेंट ये डैश पॉइंट है इन बायोलॉजिकल साइंस में। इन 1665 रॉबर्ट हुकी फर्स्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया सेल्स को वाइल ऑब्जर्विंग कॉर्क टिश्यू को ऑब्जर्व करते हुए डैश ए माइक्रोस्कोप। डिस्क्राइब किया इन्होंने स्मॉल कंपार्टमेंट्स को, कहा इन्होंने स्मॉल कंपार्टमेंट्स को कि ये सेल्स हैं ड्यू टू देयर रिजेंबलेंस टू मॉन्क सेल्स, क्योंकि मॉन्क सेल्स की तरह दिखते हैं। दिस रिविलेशन और ये जो पता चला लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, उसी से सेल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। विच डैश दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसने ये बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उस सेल से बनते हैं जो कि बेसिक यूनिट है लाइफ की। साइंटिफिक रिसर्च डैश होती है रैपिडली विद द डिस्कवरी ऑफ वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड डीएनए। अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन सेल बायोलॉजी, उन सब के बीच में इज द स्टडी ऑफ हीला सेल्स की स्टडी भी है जो इंपॉर्टेंट है। ए लाइन ऑफ ह्यूमन सेल्स है डैश फ्रॉम हेनरीटा लैक्स इन 1951। दी सेल्स जो है आर लेजेंडरी है इन रिसर्च में ड्यू टू देयर यूनिक एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली डिवाइड मेकिंग देम इमोर्टल, से वो इमोर्टल बन जाती हैं। हीला सेल्स जो है हैव बीन वाइटल इंपॉर्टेंट रही है फॉर काउंटलेस साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के लिए, फ्रॉम डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन से लेकर एडवांसिंग कैंसर रिसर्च तक। डैश द एसेंशियल रोल ऑफ सेल्यूलर बायोलॉजी इन मॉडर्न मेडिसिन, जो बताता है कि इसका रोल इंपॉर्टेंट रहा है मॉडर्न मेडिसिन में। इतना देखो मोटा मोटा आपको समझ में आया कि क्या इसका मतलब है, मुझे लगता है सबको इसका मतलब मोटा मोटा सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब जरा हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। अब देखो एक ही करके क्वेश्चन देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा कि किसका आंसर हमने क्यों क्या किया। डिस्कवरी जो है सेल्स की, यहां नीचे आ जाता हूं मैं, देखो सेल्स की जो डिस्कवरी है उसने मार्क किया कि मॉन्यूमेंटल डैश पॉइंट है। पहला शोइंग पॉइंट है, शोइंग का मतलब कुछ दिखाना होता है, देखना दिखाने का कोई लॉजिक यहां पर ऐसा करके बनेगा नहीं। लूपिंग का मतलब है कोई चीज लूप में चलना, बार बार किसी एक पाथ में बार बार गोल गोल के एक पाथ में आते चले जाए। लूप होता है एक सिमिलर टाइप का पाथ जो है बार बार फॉलो करने को लूप कहते हैं। तो लूपिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ये डायलिंग है, डायलिंग का भी मतलब नहीं है। डायल का मतलब बेसिकली हो जाता है या तो किसी चीज में एक तरीके से ऐड कर लेना, इंक्लूड कर लेना, ये डायल का मतलब हो जाता है एडजस्ट कर लेना। ब्लो का मतलब फट के सामने आ जाना हो जाता है ब्लो का मतलब, तो ये ब्लो का यूज भी यहां पर दोस्तों नहीं होगा। या फिर दूसरा ब्लो का मतलब हो जाता है फूक मार देना। टर्निंग पॉइंट एक लॉजिक भी सही है जिसका मतलब हो जाता है कि कुछ नया बदलाव आ जाना। टर्निंग पॉइंट ये होता है आज आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपकी लाइफ नॉर्मल है, जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और वो टर्निंग पॉइंट मतलब कुछ नया बदलाव आ गया। ऐसे टर्निंग का इस्तेमाल यहां पर दोस्तों बन गया जब कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है, एडवांटेज कुछ मिला, कहीं पर फायदा मिला या कोई किसी तरीके का एडवांसमेंट हुआ, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपकी टर्निंग पॉइंट में आई कि टर्निंग पॉइंट आपका हो गया। सबको समझ में आया ना टर्निंग पॉइंट? मुझे सब लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो ये टर्निंग पॉइंट है बायोलॉजिकल साइंस में 1665 में रॉबर्ट हुके ने फर्स्ट आइडेंटिफाई किए सेल्स को व्हाइल ऑब्जर्विंग कॉक टिश्यू डैश अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ही किया होगा, अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये ओवर नहीं, अबव नहीं, बिलो नहीं, अराउंड नहीं। अराउंड किसी के चारों तरफ, बिलो हम लगाते हैं कोई चीज जब किसी से हाइट में नीचे है, अबव हाइट में ऊंचे है, ओवर हम लगाते हैं जब कवर करे। अंडर मतलब किसी चीज के अंतर्गत, तो नॉर्मल लग गया अंडर। अगर हम किसी रूल के अंतर्गत की भी बात करते तो भी हम अंडर लगाते है ना जी। ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने इसको मान लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो जो कि माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब करता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स को एज सेल्स ड्यू टू देयर रिजेंबलेंस टू मॉन्क सेल्स। ये जो रिवोल्यूशन है लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी विच डैश दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो डैश करता है। तो ये जो थ्योरी है वो क्या करती है, पहला वर्ड है पॉस्टुलेट। तो पॉस्टुलेट का बेसिकली मतलब यही हो जाता है कि ये बताना कि किसी चीज के बारे में, किसी चीज के ट्रूथ के बारे में बताना, उसी को बोलते हैं पॉस्टुलेट करना। किसी चीज को मान लेना कि ये इसका ट्रूथ है और इस ट्रूथ के बेसिस पर कोई काम हो रहा है, उसी को कहते हैं पॉस्टुलेट। तो ये असल में क्या करता होगा, ये पॉस्टुलेट करता होगा दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी इस चीज के ट्रूथ के बारे में ये बताता होगा।
ऐसे तो बना ये पॉस्टुलेट करता है, इसके ट्रूथ के बारे में बताता होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो यानी एक्टिविटीज करता होगा नहीं। एफिलिएट होता है जोड़ देना, ये होता है कैलकुलेट करना, रेगुलेट होता है नियम वगैरह बनाना, तो उसको फिर अपने हिसाब से नियमों को पालन करवाने को रेगुलेट करते, तो रेगुलेट का यूज नहीं बना यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पर पॉस्टुलेट बना, कैसे बना वो हमने देख लिया। अब हम इसी को लेकर आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है ना पॉस्टुलेट कैसे बना, एक बार कमेंट में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने देखा साइंटिफिक जो रिसर्च है, डी में आए, साइंटिफिक रिसर्च एडवांस हुई। एडवांस का मतलब है तेजी से आगे बढ़ना, प्रोग्रेस कर जाने को हम एडवांस कहते हैं। प्रोग्रेस कर जाने को हम एडवांस कहते हैं। प्लग को हम कहते हैं कोई ओपनिंग या होल है उसे बंद कर देने को, फिल कर देने को हम कह देते हैं प्लग कर देना। फर्निश हो जाता है चीजों को बेहतर बना देना, सप्लाई कर देना, नेसेसरी चीजें दे देना, वो आपका फर्निश हो जाता है। फेटर का मतलब रोक देना होता है, रेस्ट्रिक्ट कर देना। रिपेयर का मतलब सुधार देना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका एडवांस बन गया, है ना। ऐसे करके दोस्तों हमने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, भूलना नहीं। जो वर्ड आपके लिए नया है वो आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इसका फ्रेटर का मतलब लिख देना रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड होना। ऐसे दोस्तों हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया, ये तेजी से रैपिडली हुआ है विद द डिस्कवरी ऑफ वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, इन सब का जो है एडवांसमेंट हुआ, पता चला। अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन सेल बायोलॉजी इज द स्टडी, उन सब के बीच में मेन जो था वो ये था हीला सेल्स, इसकी स्टडी थी। लाइन ऑफ ह्यूमन सेल्स है टेकन फ्रॉम, जिसको लिया गया है हेनरिएटा लैक्स इन 1951 में, यहां से इसकी स्टडी आया, यहां से इसके बारे में पता चला, है ना। तो इसको टेकन लिया गया, थॉट नहीं, सोचा नहीं गया। टुक तो सेकंड फॉर्म है, सिंक की थर्ड फॉर्म संक होता है, जिसका मतलब है डूब जाना। रिफ्लेक्ट है कुछ दिखना, दिख नहीं रहा है, शो नहीं है, मतलब कह रहे हैं कोई चीज कहीं से ली गई है। ऐसे करके दोस्तों हमारा बना है। तो जो टेकन है फ्रॉम हेनरिटा लैक्स, ये जब नाम है इसका, ये जो सेल्स हैं आर लेजेंडरी हैं इन रिसर्च में due to their unique ability to continuously divide, making them immortal. हीला सेल्स हैव बीन वाइटल रही है फॉर काउंटलेस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, यानी कि डेवलपमेंट्स के लिए। फ्रॉम डेवलपिंग दी पोलियो वैक्सीन से लेकर कैंसर रिसर्च तक इनका यूज हुआ है। जो चीज हाईलाइट करती है यानी कि दिखाती है, बताती है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताने को कहते हैं ना हाईलाइट करना। मैनिफेस्ट करना होता है उसके बारे में सोचना या क्लियर करके शो करना। एसोसिएट जुड़ जाना। फैब्रिकेट होता है क्रिएट कर लेना, मनगढ़ंत कहानियां बना देना, डायरेक्ट कर देना, बता देना कोई काम कैसे होगा, बट ये हाईलाइट कर रहा है, यानी कि सच उन चीजों के बारे में बता रहा है जो एसेंशियल रोल है सेल्यूलर बायोलॉजी का इन मॉडर्न मेडिसिन में। एंड दैट इज वाई यहां पर हाईलाइटिंग जो है राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया। ऐसे करके दोस्तों हमारे क्वेश्चंस बन गए यहां तक। तो एक तो इस टाइप का ये क्लोज टेस्ट आया था। तो आरआरबी का क्लोज टेस्ट आप समझ जाओ ऐसा ही होता है जैसे कि आप आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के प्री में क्लोज टेस्ट करते हो, ऐसा आपको देखो टाइप का क्लोज टेस्ट मिला। ये पीओ का है पिछले साल का। अच्छा, अब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था जिसमें डिस्कशन चल रहा था। देखो जो डिस्कशन में कौन है, जानवी, आलिया, जानवी, करण। देखो ये डिस्कशन में पैसेज में जानवी, आलिया, करण, जानवी, आलिया, करण, जानवी, डिस्कशन कर रहे हैं। अब डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद इसमें से इस पैसेज में से क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से कुछ कुछ वर्ड है जैसे लूप यू इन, तो लूप इन का मतलब क्या है ये पूछा गया। क्रॉस द टीज एंड डॉट द आईज, ये ईडियम है, इसका मतलब हिट अ स्मॉल स्नैक का मतलब द डेविल इन द डिटेल्स। ये ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे ईडियम्स में। तो आओ जरा इसको समझते हैं। तो आप चाहो तो इसको पहले रीडिंग करके फिर उसके आंसर भी कर सकते हो, मतलब दे आर नॉट डिफिकल्ट, आप आराम से इसको किया जा सकता है आपकी तरफ से, ठीक है। तो मैं इसे करा नहीं रहा हूं बट आई एम गिविंग यू फॉर योर होमवर्क, जैसे लिखा है ना हिट अ स्मॉल स्नैक, आप इसका आंसर करोगे तो याद करके आप इसके आंसर कर सकते हो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब आते हैं यहां पर। तो ये जो है क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिल इन दी ब्लैंक टाइप के होते हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कैसे करना है। इन द गिवन सेंटेंस, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन सेंटेंस 4 words are highlighted which may or may not be grammatically or contextually correct. 4 words highlighted है, goals, picking, annex और among। ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चूज द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आपको इन दिए गए ऑप्शंस में से चूज करना है। अगर ये सब ठीक है तब तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ठीक नहीं है तो देखना आपको क्या पहली वाले की जगह प्लान्स आएगा, सेकंड में क्लीनिंग, थर्ड में एक्विजिशन, फोर्थ में एमिस्ट, इनमें से कुछ आएगा क्या। कहने का मतलब ये फिर आपको ये चूज करके इसका जवाब देना होता है। ऐसे करके दोस्तों आपको जवाब इसका करना होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे करके इसे करना होता है। तो जरा आप करना शुरू करें, मैं आपको टाइम देता हूं, करोगे इसका जवाब देना आप लोग शुरू करेंगे क्या इसका राइट आंसर है। चलो
तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखो जरा इसका जवाब देंगे सर। आंसर आना शुरू हो गया क्या? आइए पढ़ के देखें। द पीएमएलए 2002, पीएमएलए 2002 गोल, पीएमएलए सब्जेक्ट तो यहां पर वर्ब आएगी ना, ये गोल तो नाउन होता है, यानी गड़बड़ है। ये प्लान करता है, हाँ हो सकता है। क्या प्लान करता है? टू प्रिवेंट मनी पिकिंग, मनी पिकिंग, मनी क्लीनिंग, मनी क्लीनिंग, क्लीनिंग को रोकना है, मनी पर्जिंग को रोकना है, मनी ब्लिपिंग को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को। आप टर्म देखकर आपको आइडिया लगेगा यार मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि हाँ, कि कोई इलीगल तरीके से पैसे का हेरा फेरी करना, ये होती है। तो जरा समझो कि क्या फोर्थ वाला लग रहा है क्या? पीएमएलए 2002 एम करता है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा एंड प्रोवाइड करेगा फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्फिस्केशन होता है जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को, ऑब्टेन थ्रू और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। जो प्रॉपर्टी खरीदी गई होगी या जो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होगी मनी लॉन्ड्रिंग, उसको जब्त करने को लिए भी बताएगा। अलॉन्ग विद एड्रेसिंग रिलेटेड इश्यूज, साथ में उससे रिलेटेड इश्यूज को भी एड्रेस किया जाएगा, यानी कि ये वाला बन गया, है ना। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बन गया। देखो बाकी सबके मतलब समझ लेते हैं। क्लीनिंग साफ करना, बट मनी क्लीनिंग कोई टर्म नहीं है। अक्वायर कर लेना, किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना, एक्विजिशन होता है, एमिस्ट है। पर्ज का मतलब हो जाता है एंड कर देना, खत्म कर देना। सीजर होता है रोक लेना, कब्जे में कर लेना, ये बिसाइड से किसी के साथ में। इंटेंशन ब्लीपिंग लूटिंग, लूट लेना होता है। बाकी देखो मतलब आपके सामने है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने किया, बढ़िया समझ में आया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस वन। हाँ जी, क्या आंसर आया देखिए जरा। जनरल कॉन्सेंट अथॉरिटी द सीबीआई इन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। पढ़कर समझ में आ रहा है कि यार यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कुछ समझ ही नहीं आया। इसका मतलब जो दिया है ये तो गलत है, नो रिप्लेसमेंट तो आएगा नहीं। तो जनरल कॉन्सेंट इनेबल करता है, हाँ जी हो सकता है। सीबीआई को इन कंडक्ट या टू कंडक्ट, ये काम की बात हो रही तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यही आपको क्लू मिल गया। टू कंडक्ट कहां दिया है? टू सिर्फ यहां दिया और कहीं दिया ही नहीं है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं। जनरल कॉन्सेंट अलाउ करता है, अलाउज द सीबीआई को टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इन अ स्टेट विदाउट सीकिंग परमिशन। उन्हें परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है फॉर ईच केस, हर एक केस के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से राइट आंसर बना। बताइए, बन गया ना? ऐसे करके राइट आंसर हमने बना लिया। देखो दिखने में क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, बट एक बार देखेंगे ध्यान से तो आराम से कर पाएंगे। चलो दिस वन, इसको करेंगे। द सिग्नेचर ऑफ द बीआईटी अमंग इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान दो लोग हैं, दो कंट्री के बीच की बात के लिए अमंग नहीं लगाते, बिटवीन लगाते। बिटवीन देखो कहां दिया है, बिटवीन यहां दिया हुआ है। बाकी ये अमंगस्ट नहीं, एमिस्ट नहीं, थ्रू नहीं, बिटवीन लगे। पढ़ के देखें। दी साइनिंग ऑफ द बीआईटी, बीआईटी का साइन करना बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान नेशंस विल एनहांस, ये एनहांस करेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेंथन करेगा द इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट को। ऑप्शन ए ऐसे करके राइट आंसर बन गया। बना ना? ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने इसे किया। चलो दिस वन, ये करेंगे आप। देखिए क्या बना। दी अमेंडमेंट जो है टेक्स अफेक्ट, अफेक्ट लेता है,
टेक यानी कुछ लेना, जो भी लेगा उसके बाद नाउन प्रोनाउन ही तो आएगा। तो आपने देखा यार अफेक्ट तो ए से शुरू हो रहा है, तो वर्ब है, हमें नाउन चाहिए। अफेक्ट ये भी आपका दोस्तों वर्ब है। इफेक्ट्स ये सही है, इफेक्ट्स हो सकता है, टेक्स इफेक्ट्स है ना, देखो, या टेक इफेक्ट इफेक्ट ये तीनों नाउन है ना। अमेंडमेंट टेक्स इफेक्ट, टेक इफेक्ट वैसे मैं आपको बता दूं जिसका मतलब हो जाता है कोई चीज इंप्लीमेंट करने को बोलते हैं टेक इफेक्ट होना, ठीक है। ऑफ ऑल फॉर ऑल यूएन मेंबर्स व्हेन अफर्म, जब से अफर्म किया गया बाय 2/3 ऑफ द जनरल असेंबली के द्वारा, जो किया गया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, पैसिव है जब ऐसा किया गया। थर्ड फॉर्म देखो कंफर्म नहीं है, अप्रूव किया गया या वेरीफाइड किया गया, ठीक है, दोनों आ सकते हैं। एंड रेटिफाई होता है अप्रूव करना, और रेटिफाई किया गया बाय 2/3 ऑफ यूएन मेंबर्स के द्वारा। एक्सक्लूसिव ऑल परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, कुछ समझ आया को क्लू मिला, ऑल लिखा है, एक्सक्लूसिव नहीं समझ में आया लेकिन ऑल लिखा है, तो मेंबर ना होकर मेंबर्स होना चाहिए प्लूरल। तो देखो आपने यहां देखा सिक्योरिटी काउंसिल नेशंस नहीं मेंबर्स होगा, नेशन तो पूरे देश की बात होगी, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स होगा, और ऑटोमेटिकली ये भी क्लियर हो गया कि अच्छा जी यहां इंक्लूडिंग होगा। क्या हो गया इंक्लूडिंग, क्योंकि इनको इंक्लूड करते हो तो पूरा पढ़ के देखो ऑप्शन नंबर सी वाला बन रहा है कि नहीं, सबको हटा के पूरा पढ़ते हैं। जो अमेंडमेंट है टेक्स इफेक्ट, ये इफेक्ट में आया फॉर ऑल यूएन मेंबर्स के लिए, व्हेन अप्रूव्ड जब से अप्रूव किया गया बाय 2/3 ऑफ जनरल असेंबली, और इसे रेटिफाई किया गया बाय 2/3 ऑफ यूएन मेंबर्स, साथ में इंक्लूडिंग ऑल परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, इन सब के द्वारा किया गया। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर बन गया। बताइए जी सबको समझ में आया कैसे सी इसका राइट आंसर बना है ना, वेरी गुड। आइए अब हमारे सामने ये देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और हैं, इन्हें बोलते हैं हम सेंटेंस स्टार्टर्स। आप लोगों ने अगर इससे पहले कभी मेरी क्लास देखी है जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क की, एसबीआई क्लर्क की, तो इन्हें आप लोगों ने जरूर किया होगा, जिन्हें बोलते हैं सेंटेंस स्टार्टर्स। अब इन सेंटेंस स्टार्टर्स में क्या करना होता है, जो नए बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले हमें देखना है कि स्टार्ट यहां से होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम सेंटेंस स्टार्टर होता है। कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें, लिखा है सिंस द आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल, यहां से स्टार्ट करें तो क्या हम इन दो को जोड़ सकते हैं, इस वाली बात के लिए हम लगा रहे होते हैं। आइए जरा एक बार समझते हैं, पहले मैं समझाता हूं क्या लिखा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। पहली बात तो आरबीआई के बारे में ये है। दूसरा, ensuring strict regulation of the banking sector is essential for the RBI। आरबीआई के लिए एसेंशियल है कि वो इंश्योर करे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, सिंस, क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, क्योंकि आरबीआई प्ले करती है क्रूशियल रोल, आगे डॉट डॉट करके बनाए, इसका मतलब कहां से लगेगा, देखो सिंस यहां से बनाया ना उन्होंने, सिंस आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल, पूरा पढ़ेंगे, इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल निभाती है, इसलिए, इसलिए के लिए बस कॉमा लग जाएगा, कॉमा यहां से लाके कॉमा, इसलिए एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द बैंकिंग इज एसेंशियल फॉर आरबीआई, बताओ बन गया, इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को एंश्योर करना एसेंशियल हो जाता है आरबीआई के लिए। तो पहला वाला सेंटेंस तो बन गया, बताइए आप सबको समझ में आ रहा है, पहला वाला तो सीक्वेंस बन गया हमारा, पहला वाला सीक्वेंस सबको समझ में बन गया है ना। सेकंड वाले को पढ़ते हैं, सेकंड में लिखा है हाउएवर। हाउएवर हम तब लगाते हैं जब दो सेंटेंस एक दूसरे को अपोज करेंगे। हाउएवर हालांकि आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल, तो जैसे आपने लगाया हालांकि, तो क्या आप सोचिए ये दो सेंटेंस एक दूसरे को क्या अपोज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। जब कर ही नहीं रहे तो हमें अपोज वाला तो कोई कंजंक्शन लगा ही नहीं सकते, इनसे स्टेटमेंट की शुरुआत करके कनेक्ट करेंगे तो मतलब अपोज वाले में लगाते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो सेकंड वाला तो बन ही नहीं पाया, नहीं बन पाया ना। थर्ड पर आओ, थर्ड में लिखा है गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें पता है द आरबीआई प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये तो बिल्कुल पहले जैसा बन गया, जैसा कि हमें पता है द आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, जैसा कि हमें पता है कॉमा, इसीलिए एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इज एसेंशियल फॉर आरबीआई। ये दोस्तों फर्स्ट और थर्ड दोनों बन गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए कैसे करके बनाया, सभी लोग बताइए मेरे को, सबको समझ में आया कैसे करके बनाया, ऐसे करके दोस्तों से बनाते हैं, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये
मैं और छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, जरा खुद से सोच के जवाब देंगे क्या राइट आंसर है। देखो खुद से पढ़ो, या मेरा वीडियो अपना पॉज करके भी पढ़ सकते हो। चलो मैं समझाता हूँ, आप मेरा वीडियो पॉज करके भी पढ़ लेना। क्या लिखा है? द किसान विकास पत्र इज अ सेविंग्स स्कीम है दैट एम्स टू एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमंग फार्मर्स। स्कीम गारंटी करती है कि फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। तो किसान विकास पत्र जो है सेविंग्स स्कीम है जिसका एम है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे फार्मर्स के बीच में। और ये स्कीम जो है गारंटी देती है कि फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। पहला कनेक्टर जो कह रहा है वो ये कह रहा है एज द किसान विकास पत्र, जैसा कि हमें पता है कि जो किसान विकास पत्र है ये एक सेविंग्स स्कीम है। ये बना, जैसा कि हमें पता है ये सेविंग्स स्कीम है। ये बताओ कहां से आगे बना? ये रहा। दैट एम्स, जो एम करता है टू एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमंग फार्मर्स, जो इनको एंगेज करता है जैसा कि हमें पता है, कॉमा इसीलिए जो स्कीम है, मतलब कॉमा जैसा कि हमें पता है जो स्कीम है वो गारंटी करती है फिक्स्ड रिटर्न। ये तो सिंपल सेंटेंस है, सीक्वेंस बन गया। बन गया ना? नेक्स्ट में आओ, देखो जी डिस्पाइट लिखा है। डिस्पाइट हम कब लगाते हैं? किसी चीज के बावजूद, यानी कि जब हम अपोज करेंगे। तो क्या हम यहां अपोज कर रहे हैं? नहीं जी, अपोज तो नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ ये तो लगेगा ही नहीं। थर्ड में आओ, कंसिडरिंग द किसान विकास पत्र इज अ सेविंग्स स्कीम। ये मानते हुए कि किसान विकास पत्र एक सेविंग्स स्कीम है जो एम करती है दैट एम्स टू एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमंग फार्मर्स, ध्यान में रखते हुए कॉमा स्कीम गारंटी करती है कि फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। फर्स्ट भी बन गया, थर्ड भी बन गया, अगेन सी वाला फिर से राइट आंसर बना। बताइए सबको समझ में आया दोस्तों कैसे करके बना? है ना? वेरी गुड। आओ दिस वन। सिमिलर पैटर्न के मैंने यहां पर क्वेश्चन दिए क्योंकि सिमिलर पैटर्न टाइप के कुछ आए थे जिससे आपको दिमाग में रहेगा। नाउ दिस वन, ये आपके सामने, इसको भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, डिजिटल फार्मिंग जो है इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है क्या करके? बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू फार्मिंग ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी को फार्मिंग ऑपरेशंस में इंटीग्रेट यानी जोड़कर, ठीक है। अभी डिजिटल फार्मिंग जो है इट एनहांसेस, ये एनहांस करती है प्रोडक्टिविटी को बाय यूजिंग डेटा ड्रिवन इनसाइट्स एंड ऑटोमेशन। इसका इस्तेमाल करके ये इसको एनहांस करती है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, देखो कैसे कैसे बना। पहला ऑप्शन कह रहा है सिंस, चूंकि डिजिटल फार्मिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू फार्मिंग ऑपरेशंस। चूंकि ऐसा कर रही है इसलिए इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, इसीलिए प्रोडक्टिविटी एनहांस करती है बाय यूजिंग डेटा ड्रिवन इनसाइट्स एंड ऑटोमेशन। बताओ फर्स्ट का बना कि नहीं बना? फर्स्ट का सेकंड के साथ ऐसे बना कि नहीं बना? सब लोग मुझे बताइए। ऐसे बन गया। सेकंड में देखो ऑल्दो, ऑल्दो तो फिर से आया, यद्यपि ये ऑल्दो लगता ही तब जब हम अपोज करते हैं, बट क्या ये दोनों सेंटेंस अपोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, इसको नहीं लगाएंगे। थर्ड वाला, गिवन दैट, जैसा कि हमें पता है डिजिटल फार्मिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू फार्मिंग ऑपरेशन। तो क्या हो रहा है? इट एनहांसेस, एनहांस कर रहा है प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग डेटा ड्रिवन इनसाइट्स एंड ऑटोमेशन। फर्स्ट एंड थर्ड का बन गया, एंड दिस इज व्हाई। और ऐसे करके आपने राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर बन गया। बताइए जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब हमारे सामने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है दोस्तों, ये जीडीपी वाला एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले आया था, डिस्कशन कर रहे थे लोग, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने ये आ गया, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको दे रहा हूं, आप करेगा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम से, ठीक है। सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वीडियो जैसी खत्म होगी टेलीग्राम पर आपको मेरा पीडीएफ मिल जाएगा। एवरीबडी डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। ये आपके सामने फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जरा एक बार इसे खुद से देखेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे क्या इसका राइट आंसर बनेगा। दो सेंटेंस में एक ही एक ब्लैंक है, कोई एक वर्ड है जो दोनों जगह आएगा। क्या बना देखो, द कंपनी प्लान्स, कंपनी प्लान करती है टू डैश ट्रेनिंग सेशंस, की वो ट्रेनिंग सेशंस डेमोन्स्ट्रेट करे, ऑर्गेनाइज्ड तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, प्रोवाइड करे, मेक करे, इमिटेट होता है कॉपी करे। तो देखो प्रोवाइड करने का सेंस हो रहा है ना,
कि वो कुछ दे। डेमोन्स्ट्रेट होता है शो करना, मेक होता है बनाना, इमिटेट होता है कॉपी करना। वो प्रोवाइड करे, लेकिन सेकंड वाले को भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लान्स टू प्रोवाइड, ये प्लान करती है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग सेशंस टू हेल्प एम्प्लॉइज, जिससे एम्प्लॉइज की मदद होगी डेवलप करने में न्यू स्किल्स। टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए एवरीवन्स पार्टिसिपेशन, हर किसी का पार्टिसिपेशन हो। टीचर विल प्रोवाइड, टीचर प्रोवाइड करेगा एडिशनल रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल्स। हाँ जी, प्रोवाइड राइट आंसर बन गया ऐसे करके, इट इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट पर आते हैं, इसको बनाएंगे। देखो जी, द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दी है न्यू पॉलिसीज टू डैश द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ताकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को डैश किया जाए ऑन कोस्टल कम्युनिटीज। अब कोस्टल कम्युनिटीज में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने की बात तो होगी। आप सोचो कि दिमाग लगाओगे। ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, फोस्टर होता है एनकरेज करना, है ना। मलाइन होता है किसी का नुकसान करने की कोशिश करना, गलत इंटेंशन होना, ये आपका दोस्तों मलाइन बनता है। डोमिनेट किसी का कंट्रोल होना, और मिटिगेट का मतलब हो जाता है घटा देना, रिड्यूस कर देना। तो रिड्यूस की तो बात हो रही है। नेक्स्ट में देखो, वियरिंग मास्क और प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकता है मिटिगेट करने में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर बन गया। ऐसे करके दोस्तों आप लोगों ने ऐसे कर लिया, ठीक है जी। राइट आंसर समझ में आ गया ना सबको? नेक्स्ट पर आते हैं, इसको देखेंगे। सभी लोग देखो, द साइंट, मैं पढ़ भी देता हूं और आप लोगों को आंसर करना है तो पॉज करके कर भी लेना। द साइंटिस्ट, सब्जेक्ट एरिया वर्ब, साइंटिस्ट ने प्रेजेंट कर दिए हैं एविडेंस टू डैश द क्लेम्स, उन क्लेम्स को डैश करने के लिए मेड इन द प्रीवियस रिसर्च स्टडी, जो प्रीवियस रिसर्च स्टडी में डैश किए गए थे उन एविडेंस को इन्होंने प्रेजेंट किया। तो पहला है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब हो जाता है जिस चीज को पहले डिस्प्रूव कर दिया था, टू डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब हो जाता है किसी चीज को प्रूव कर देना कि गलत है, वो डिस्प्रूव होता है। तो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किए ऐसे एविडेंस टू डिस्प्रूव द क्लेम्स, उन क्लेम्स को डिस्प्रूव या रिफ्यूट करने के लिए जो प्रीवियस स्टडी रिसर्च में किए गए। सेकंड में देखो, ड्यूरिंग द डिबेट शी वाज एबल टू रिफ्यूट, डिबेट के दौरान वो रिफ्यूट कर पाई, वो डिस्प्रूव कर पाई अपने ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट्स को विद वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के साथ। एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट का मतलब EXCEPT का मतलब है किसी चीज को छोड़कर, ये रिस्टोर है। और रिम्बर्स का मतलब हो जाता है कहीं आपने कुछ पेमेंट किया और वो पेमेंट आपको वापस मिल जाए, उसे बोलते हैं रिम्बर्स करना, रीपे कर देना किसी के एक्सपेंस को या किसी के लॉस को, वहां पर हम दोस्तों उसको लगाते हैं रिम्बर्स। तो राइट आंसर क्या है? रिफ्यूट। ऑप्शन ए इस वजह से राइट आंसर यहां बन गया, ठीक है। आप देखो, एक ये था पैसेज, एक पैसेज दोस्तों आपके सामने ये आया हुआ था, तो तीन पैसेजेस में से इस तरीके से आपके सामने बन गया। अब एक बात देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी आया हुआ है, सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्शन पढ़ो। देखो ये क्या कह रहा है ना। एक तरीके का आप कह सकते हो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, बट पैसेज में। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ, हर एक क्वेश्चन में पैराग्राफ है, विच में कंटेन वन और मोर ग्रामेटिकल एरर हो सकती हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड देन डिसाइड हाउ मेनी एरर्स ईच पैराग्राफ कंटेन्स। आप देखो, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में एरर हो सकती है, पूरे पैराग्राफ में हो सकता है सिर्फ एक ही एरर हो, तो ये चूज करेंगे। दो के लिए ये, तीन के लिए ये, चार के लिए ये, और एक भी एरर नहीं है तो नो एरर, ठीक है। तो अब आप दोस्तों पहचानेंगे कितनी इसमें एरर है। आप इसे पॉज करके पहचानो, बाकी मैं पढ़ता हूं तो आपको बताता रहता हूं। लिखा है रशियाज जियोपॉलिटिकल पिविट जो है टू एशिया, TO2 की जरूरत है, क्या होना चाहिए? पिविट जो हुआ है, पिविट मतलब डायरेक्शन चेंज जो की है एशिया की तरफ, टू एशिया, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ ग्लोबल शिफ्ट्स। ये जो पिविट है मार्क करता है कि स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है विद की रीजनल प्लेयर्स के साथ, स्पेशली इंडिया के साथ। तो पहले सेंटेंस में ही गड़बड़ दिख गई, एक एरर हमें यहां पर मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट में आता है स्ट्रेंथन टाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है तो गड़बड़ है ना, या तो यहां पर होना चाहिए स्ट्रेंथनिंग, वही हो सकता है, टाइज को स्ट्रेंथन करते हुए, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इंडिया, इंडिया के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करते हुए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाती है दोस्तों और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, ये सब्जेक्ट माना जाता है, जीरंड कहलाता है, जो कि सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रेंथनिंग सब्जेक्ट है, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हुआ, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इंडिया, इंडिया के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करना जो है ये ऑफर करता है रशिया को अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एनर्जी पार्टनरशिप के लिए। ये हमारा ऐसे बन गया, दूसरी गलती हो गई। तीसरी में आते हैं,
दिस पिवट, ये जो पिवट है, कम्स एज रशिया सीक्स टू डाइवर्सिफाई, इट इज आएगा, इट्स आएगा, अपना, इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए ना, इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एमिड ग्रोइंग टेंशंस विद द वेस्ट, ये ऐसा आना चाहिए। तो यहां पे देखो तीसरी गलती ये समझ में आ गई। नेक्स्ट पर आते हैं इंडिया। ऑन द अदर हैंड व्यूज दिस पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप को देखता है एज अ मींस टू एनहांस इट्स रीजनल इन्फ्लुएंस एंड सिक्योर करता वाइटल रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो इवॉल्विंग डायनामिक्स है अमंग द टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में, दो के बीच की बात होती है तो हम अमंग नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। तो देखा जाए तो 4 एरर बन गई, 4 आंसर ये हो गया, है ना। तो ये जो है दोनों के बीच में इवॉल्विंग डायनामिक्स, ये बताती है अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रोल इन शेपिंग एशिया जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। 4 एरर है, ऑप्शन नंबर डी ऐसे राइट आंसर बना। समझ गए। तो ऐसे करके करना होता है, क्वेश्चन है घुमा के पूछा गया है, इस तरीके से दोस्तों आपको से करना है। सबको समझ में आया है? सभी लोग बता दीजिएगा जी से समझ गए, डन, एकदम बढ़िया, है ना। आइए अब ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे, क्या लिखा है इसको आप पढ़ना, और जहां पर आपको लगे पॉज करके पढ़ना, खुद से पहचानना। देखो, इंडियाज इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। देखो जी, रूल ये कहता है, लिखा है अगर कहीं बोथ, तो जिन भी दो चीजों की बात करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनको हम कनेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ए एंड डी एंड से। किससे कनेक्ट करेंगे? ए एंड डी एंड। तो होना चाहिए बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये इंडिया की इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस नेसेसिटेट करते हैं, आवश्यक बनाते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एज जैसा कि हमें पता है रीजनल डायनामिक्स शिफ्ट होती हैं एंड न्यू थ्रेट्स सच एज जैसे कि साइबर वॉरफेयर, टेररिज्म, बॉर्डर टेंशंस एमर्ज होते हैं, एक कोहेसिव स्ट्रेटजी वुड हेल्प, ये मदद करेगी। दो गलती हो गई अब तक, स्ट्रीमलाइन करने में कंट्री की डिफेंस, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को। ये जो फ्रेमवर्क है वुड गाइड डिसीजन मेकिंग, इंश्योर करना दैट नेशनल इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अक्रॉस मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी डोमेन्स, ये इसको इंश्योर करने को बताएगी। एडिशनली इट वुड इनेबल इंडिया टू प्रोएक्टिवली एड्रेस सिक्योरिटी रिस्क, एनहांस करें प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेंथन करें कोलैबोरेशंस विद ग्लोबल अलाइज, अल्टीमेटली सेफगार्ड करने में मदद करेगी इट्स सोवरेनिटी एंड प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी। नया सेंटेंस स्टार्ट होता है कॉमा के बाद, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, यहाँ देखा हमने इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। ऐसे यहाँ कॉमा के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो गलती अभी तक इसमें कितनी आई? 2 ही एरर आई, इसलिए 2 एरर्स, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? नया टाइप का क्वेश्चन लगा होगा अभी तक जिन्होंने प्रीलिम्स पढ़ा है, बट हाँ बढ़िया है, अच्छे से आप लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखो जी, इसको भी आप पॉज करके देखेंगे और जवाब देंगे क्या जवाब है। बाकी मैं आपको देखो इसकी रीडिंग कराता हूं और इसको समझते हैं, ठीक है। नीति आयोग रिसेंट, देखो गड़बड़ हो गया, नीति आयोग ने क्या किया? रिसेंटली अनवील किया होगा ना, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब हो गया। पहली गलती पता चल गई, रिसेंटली, ठीक है। सबको समझ में आया? रिसेंटली कुछ किया, रिसेंटली उसने क्या किया? अनवील किया है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, जो हाईलाइट करती है पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री टू रेजुविनेट इंडियाज वास्ट वेस्टलैंड्स को। ये रिपोर्ट एम्फसाइज करती है द रोल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी, कॉमा इन लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, वर्ब में आईएनजी लगा, इसके बाद दोबारा ये वर्ब आ रही है, ये भी तो इसी को लेकर है तो इसमें भी तो आईएनजी लगेगा। ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या करने में? इन एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी, कॉमा के बाद इंप्रूव के बाद, और इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर रूरल कम्युनिटीज। यहां आईएनजी आएगा, यहां ऑलरेडी आईएनजी दिया हुआ है तो यहाँ आईएनजी लगेगा, इंप्रूविंग हो जाएगा। ये गलती आ गई, हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इट, देखो यहां भी गड़बड़ हो गया, इट प्रपोजेज, प्रपोजेज होना चाहिए, इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यस होना चाहिए। इट प्रपोजेज, ये प्रपोज करता है मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, कॉमा के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट वर्ब में आईएनजी, जो इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट एजेंसी को, प्राइवेट सेक्टर को एंड लोकल कम्युनिटीज को टू ट्रांसफॉर्म बैरन लैंड्स, जिससे कि इनटू प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में आ जाए। द GROW इनिशिएटिव जो है ये पार्ट है ऑफ इंडिया के ब्रॉडर स्ट्रेटजी का टू कॉम्बैट, जिससे फाइट कर पाएंगे हम क्लाइमेट चेंज में। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना कॉम्बैट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंक्रीज करेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मीट करेंगे इट्स लैंड रिस्टोरेशन कमिटमेंट,
अंडर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। तो देखा जाए ये 3 आपके सामने ऐसे बन गए। बताइए जी, 3 एरर हो गए, 3 एरर हमारे सामने, 3 एरर्स ऐसे करके राइट आंसर हो गया। बताओ जी, सबको समझ में आ गया कैसे करके बना है एवरीवन, है ना जी? बढ़िया था। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, इसमें भी आप पॉज लगाएंगे अपने हिसाब से और देखेंगे इसमें गलती कहां है। आओ पढ़ते हैं। लर्निंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को सीखना जो है लर्निंग सब्जेक्ट एरिया वर्ब ये ऑफर करता है, ऑफर्स न्यूमरस कॉग्निटिव कल्चरल एंड सोशल बेनिफिट्स, मेकिंग इट अ वाइटल स्किल, ये इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है इसके लिए इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में। इट एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इंप्रूव्स मेमोरी, बूस्ट मल्टीटास्किंग स्किल्स, क्या करके बाय एंगेजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, बियॉन्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मास्टरिंग अ न्यू लैंग्वेज, फोस्टर करता है, मास्टरिंग वर्ब में आईएनजी लगा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है सिंगुलर, एनकरेज करता है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, प्रमोट करता है प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एम्पैथी। इन प्रोफेशनल सिटिंग्स में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अभी गलती आई नहीं, ओपन करता है डोर्स टू न्यू मार्केट्स, एनहेंस करता है कम्युनिकेशन, प्रोवाइड करता है टू, ये देखो ओपन्स ये वर्ब, ये एनहेंसेस वर्ब, प्रोवाइड्स वर्ब, एक कॉम्पिटिटिव एज। अल्टीमेटली नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पूरे वर्ब पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब होना चाहिए, क्या हो जाएगा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली लर्निंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को सीखना, सीखने से क्या होता है ब्रॉडन करता है पर्सपेक्टिव्स, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद डाइवर्स कम्युनिटीज एंड नेविगेट करता है ग्लोबल लैंडस्केप को मोर इफेक्टिवली। ऐसे अल्टीमेटली दोस्तों आपका बन गया। एक ही एरर आई, ओनली वन एरर, ऑप्शन नंबर ए ऐसे राइट आंसर बन गया। बताइए कर पाए ना आराम से, ऐसे करके हम लोगों ने इससे पहचाना। 35 क्वेश्चन ये हो गए। अब अगले आपके 35 में से मतलब बाकी 5 क्वेश्चन आपके सामने ये रीअरेंजमेंट, देखो बहुत छोटे क्वेश्चन से आप देखोगे तो खुद से भी कर सकते हो। इन सबके आंसर्स दोस्तों मैंने यहाँ पर एंड में लगा दिए सभी के आंसर्स। ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ 2024 का। इसके बाद दोस्तों 2023 और 2022 2 पेपर और हैं, उनको भी आप करिएगा। अभी तक सेशन कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप में सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप सबके कमेंट में पढ़ता हूं, ठीक है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, अभी तक पढ़कर समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अब अगले पेपर में। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी तक? दोस्तों आज का दिन है हमारा आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2022 में हुआ था उसको पढ़ने की। दोस्तों 2022 में जिस प्रकार की इंग्लिश आई थी, किस टाइप के क्वेश्चंस, उनका लेवल क्या था, सब कुछ दोस्तों आज हम जानेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी बैंक एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर लिखा है तो इसका मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, ये आपके मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं। यानी क्या बोलते हैं? मेमोरी बेस्ड पेपर्स। आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना बैंक का, तो आपने प्री एग्जाम तो दिया होगा, प्री के भी मेंस के भी किसी के भी दोस्तों पेपर ना कभी भी आईबीपीएस रिलीज ही नहीं करता, जिसकी वजह से एज इट इज क्वेश्चंस नहीं मिलते, इसलिए इन्हें मेमोरी बेस्ड पेपर कहते हैं। अब जब एक कैंडिडेट एग्जाम देकर बाहर आता है तो हम सारे टीचर्स क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कैंडिडेट से कि किस टाइप के क्वेश्चंस है। जब अलग अलग कैंडिडेट से पूछते हैं और हमें लगता है कि हाँ अच्छा सभी लोगों ने बताया कि कॉमन इस टाइप के क्वेश्चन ग्रामर के थे, इस टाइप की वोकैब, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे मैच, ऐसे पैराजंबल, तो हमें क्लैरिटी मिलती है और उसके बाद दोस्तों टीचर जो है एक पूरा का पूरा पेपर बनाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने मेमोरी बेस्ड पेपर बन के आते हैं। तो ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर में हम 2022 को करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको 3 पेपर पूरे करने हैं, 2022, 2023, 2024। इन तीनों पेपर को करने से आपको एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाएगा कि पिछले 3 साल का ट्रेंड कैसा रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी रही है, सो दैट आप एक एंटिसिपेशन कर पाएंगे कि 2025 में इंग्लिश का पेपर कैसा हो सकता है। तो रेडी है दोस्तों? बिल्कुल रेडी इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए, उड़ाने के लिए। ओके, शुरुआत करेंगे, देखेंगे वन बाय वन क्या है। सबसे पहले देखो ये आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 1 2 3 4 4 स्लाइड्स में। अब इनके क्वेश्चंस है, आपको सबसे पहला काम करना है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन उसके बाद आपको पैसेज पर आना है
और क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस हमेशा करने होते हैं, वो क्वेश्चंस पहले उठाने हैं जिन क्वेश्चंस को करने में आपको कम टाइम लगेगा, यू गिव लेस टाइम, यू कैन स्कोर मोर देयर, वही चूज करना है आपको। और चूज कैसे कर, देखो ये क्वेश्चन स्किप किया बड़ा है, ये स्किप किया बड़ा है, ये स्किप किया बड़ा है, ये स्किप किया बड़ा है। इधर आ जाओ, क्या लिखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक ए एज हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। अब ये वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं, कंपोनेंट, फैक्टर, मेजर, इंपेडिमेंट, ट्रिगर, है ना। अब ये ब्लैंक ए ढूंढो पैसेज में कहां है, ये रहा ब्लैंक ए। यहां पर ऑप्शंस आपको लिखने कौन कौन से, मैं आपको देखो अभी लिख देता हूं, ये सारे ऑप्शन लिख देता हूं और आपको दोस्तों इसमें बताना है, ठीक है। आओ मैं यहां लिख देता हूं, देखो वर्ड आपके सामने, कंपोनेंट पहला वर्ड है, कंपोनेंट, दूसरा है फैक्टर, आप खुद से सोचना है, जवाब देना आपको क्या राइट आंसर है। तीसरा है मेजर, ठीक है, MEASURE, ठीक है। इंपेडिमेंट, चौथा वर्ड है इंपेडिमेंट, और लास्ट वर्ड है ट्रिगर, ठीक है। अब आपको इसमें से चूज करना है, ये आपके सामने दिया हुआ है, 30 सेकेंड्स लो और आप चूज करिए राइट आंसर इसमें से क्या होगा, ठीक है एवरीवन। इतने से पढ़ने में डेफिनेटली डाउट आएगा कि ये क्या कह रहा है, तो मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे तो आपको डाउट आएगा, लेकिन सही तरीके से करने के लिए थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा। तो पहले इतना से पढ़ते हैं, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा जो है सर्व करती है एज एन इंपॉर्टेंट डैश। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हो सकता है, फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन देखो जो मतलब कंपोनेंट का वही मतलब तो फैक्टर का है। इसका मतलब ये हो गया, अच्छा कंपोनेंट अगर होगा तो फिर तो फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि फिर तो दोनों ही नहीं होंगे जब कोई एक लगाना है। अब हमने देखा ये एक इंपॉर्टेंट मेजर हो सकता है, इंपॉर्टेंट इंपेडिमेंट हो सकता है, रुकावट भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी हो सकता है ऑफ अ कंट्रीज इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट का, एक ट्रिगर भी हो सकता है। तो होगा क्या, पूरे एक बार पैसेज को पढ़ते, इससे आपको क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन को करने में भी आसानी मिलेगी। एक काम करता हूं, मैं सामने से हट ही जाता हूं, ठीक है। देखो जी क्या लिखा है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन दी जजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में इज दैट, वो ये है द अनसर्टेनिटी जो रैपिडली इंक्रीज होती है विद द टाइम पर्सपेक्टिव के साथ। इन ऑर्डर टू पे अटेंशन टू द अनसर्टेनिटी इन द बेस्ट वे, ध्यान देने के लिए अनसर्टेनिटी पर बेस्ट वे में, एन एवरेज प्रोग्नोसिस विद अ डिस्पर्शन बिलोंगिंग टू इट इज यूज, वो यूज होती है इन प्लानिंग में। एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न देयर इज अ स्पेशल प्रॉब्लम है इन द बिजनेस वेरिएशंस में। इन फोरकास्टिंग इट इज डिजायरेबल टू सेपरेट द वेरिएशंस, जरूरत होता है वेरिएशंस को अलग किया जाए इन सीजन एंड बिजनेसेस में फ्रॉम द लॉन्ग टर्म ट्रेंड से। प्रोग्नोसिस जो है मेड इन बूम ईयर्स कैन अदरवाइज इजीली बिकम टू ऑप्टिमिस्टिक। अब जब बूम ईयर्स आ रहे हैं, यानी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस वक्त अगर कुछ प्रोग्नोसिस किया गया कि फ्यूचर में और बढ़िया होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। वाइलिस्ट प्रोग्नोसिस मेड ड्यूरिंग अ रिसेशन पीरियड में जो प्रोग्नोसिस किए गए, तो इनको मान लिया जाएगा कलर्ड बाय दिस, वो इससे ढक जाएंगे, बिकम टू लो, क्योंकि जब लोएस्ट चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो काफी लो प्रोग्नोसिस आएंगे। तो एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा जो है ये सर्व करती है एक इंपॉर्टेंट, ये एक मेजर के तौर पर है। असल में तो माप कर रहे हैं ना, सारी चीजों को मेजर ही तो कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रोग्नोसिस कर रहे हो बूम ईयर्स में, चाहे प्रोग्नोसिस कर रहे हो आपके रिसेशन पीरियड में। तो असल में ना इंपेडिमेंट हुआ, ना ट्रिगर हुआ दोस्तों, और ना ही आपका ये फैक्टर हुआ या कंपोनेंट हुआ, ये असल में एक तरीके का मेजर ही तो हुआ, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए लगाएंगे इंपॉर्टेंट। ये क्या हुआ, ये मेजर हुआ इंपॉर्टेंट ऑफ अ कंट्री की इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट का। जनरली स्पीकिंग, जनरली बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रोज फास्टर, ये फास्टर ग्रो करता है व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस डेवलप्स क्विकली, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस डेवलप होता है, एंड गोज डाउन रैपिडली, और ये तेजी से नीचे गिरता है व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंप्लीटेड और नियर कंप्लीशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या तो कंप्लीट हो जाता है या कंप्लीट होने की कगार पे। अगर देखो तो टाइप ऑफ लैंग्वेज जो 2022 में आई थी, कंपेयर करो उसे आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में से, तो डेफिनेटली आपको ये इजियर लग रहा होगा।
यस या नो मुझे कमेंट करके सारे लोग बताइए। कंपैरेटिवली आपको इजियर जरूर जरूर लग रहा होगा। ये सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने किया। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इजर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग दैट वर्ड इंप्लीमेंटिंग एज हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। अब देखो जी, इसका आंसर आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर मतलब पता हो, और आरआरबी में आपको पता ही होगा, नहीं तो आप ढूंढ के फिर जवाब दोगे। इंप्लीमेंट का वैसे मतलब अगर आप चाहो तो यहां देखकर ही बता सकते हो। पहले मौका आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड लो और 30 सेकंड में आप जवाब दो पहले कि इंप्लीमेंटिंग का यहां क्या जवाब बन पा रहा है। आप लोग अपने हिसाब से देखो, आप लोग जवाब दो। सभी लोग, है ना। हाँ जी। इंप्लीमेंटिंग का मतलब क्या हो गया, सारे मतलब हो गए। इंप्लीमेंट करने का मतलब है किसी चीज को इफेक्ट में लाना, एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, इनेक्ट करना। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर बन गया। ये हुई ना बात, शाबाश। ऐसे आपने वर्ड किया। अब तीसरा ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिसेशन एज हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। रिसेशन हमने पढ़ा भी था, रिसेशन आप भी बताइए, रिसेशन का मतलब यहां पर क्या बन रहा है। रिसेशन मतलब डाउनटर्न आना, इकोनॉमी जब है आगे नहीं चल रही है, लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप पड़ रहे हैं, ये रिसेशन आ गया। स्लम का मतलब भी डाउन आना होता है। एस्केलेशन तो इंक्रीज होता है, बढ़ जाना होता है। तो एस्केलेशन नहीं हुआ, ए और बी राइट आंसर हुआ। कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा और ऐसी करके इजी करके आपने से कर लिया। अगला वर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट डिसिमिलर। मोस्ट डिसिमिलर का मतलब ये पूछ रहे हैं एंटोनम, है ना जी, इन मीनिंग टू द वर्ड सैचुरेशन एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। बताइए डिसिमिलर सैचुरेशन का क्या बनेगा यहां पर, सब लोग बताइए। देखिए, सैचुरेशन का मतलब हो जाता है, सैचुरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, उसे बोलता है सैचुरेशन होना। तो इसी का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को होल्ड करके रखना, होल्डिंग एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना किसी चीज को होल्ड करना, दैट इज सैचुरेशन। एबॉलिश का मतलब हो जाता है कैंसिल कर देना या फिर त्याग देना। डिमोलिश का मतलब हो जाता है डैमेज कर देना, है ना। ये दोनों इसका मतलब तो कि डैमेज कर देना, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग डैमेज कर दी, है ना। अब प्रोलिफरेट का मतलब हो जाता है इंक्रीज हो जाना। क्या मतलब हो जाता है, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। अब आप देखो, ये दिया हुआ है सेचुरेशन। अब सेचुरेशन का मतलब बेसिकली हो गया किसी भी चीज का रुका हुआ होना। अब रुका हुआ होना या फिर होल्ड करके रखना जितना पॉसिबल है। एबॉलिश कैंसिल है, कोई यूज नहीं है इसका। डिमोलिश डैमेज करना। प्रोलिफरेट यानी बढ़ते जाना, सेचुरेट हो जाता है एक टाइम पे आकर होल्ड हो जाना, रुक जाना। जितना पॉसिबल था उतना हो गया, अब उससे आगे नहीं बढ़ रहा। लेट्स सपोज कि अब इंडिया में जियो है, एयरटेल है, इनके जितने भी कस्टमर आने थे आगे ना, अभी सेचुरेट हो गया, अब थोड़े थोड़े ही बढ़ेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना कनेक्शन बढ़ते ही जाएंगे, जो लिमिटेड लोग हैं उतने, अब ऐसे तो है नहीं बहुत सारे मोबाइल कनेक्शन नए आ जाएंगे, जितने आने थे अब आ चुके हैं। अब ये सेचुरेट हो चुके हैं। प्रोलिफरेट तो मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। तो राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों, प्रोलिफरेट, ऐसे इसका राइट आंसर बन गया। सबको समझ में आ गया, मुझे बताइए जी सर। सीख गए, डन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अपना यहां पर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो ये तीन क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे थे जिसको आप डायरेक्टली कर सकते थे, और ऐसे ही एग्जाम में आपको स्मार्ट गेम करना है, ऐसे आपको करना है। अब करने को देखो, आप बाकी क्वेश्चंस भी कर ही सकते हो आराम से, ऐसा कुछ मुश्किल तो है नहीं, है ना वो, लेकिन अब आप करोगे, ठीक है, मैंने आपको दिया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। पैसेज का क्वेश्चन हो गया। अब ये वाले आते हैं, डायरेक्शन पढ़ते हैं। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन ओनली वन सेंटेंस। चूज द सेंटेंस विद ग्रामेटिकल एरर एज द करेक्ट आंसर। इफ उसमें चूज करना है जहां पर एरर है वो ढूंढना है। इफ ऑल द गिवन सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट देन चूज ऑल आर करेक्ट। तो आपको देखना है यहां पर कहीं एरर है तो बताना है, नहीं एरर तो ऑल आर करेक्ट आपका आंसर हो ही जाएगा, है ना जी। तो पहले मैंने आपको टाइम दिया है, आप लोग देखो जी और इसका जवाब दो, क्या जी राइट इसका आंसर बनेगा, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, आंसर आना शुरू हुआ। चलो मैं भी सामने आ जाता हूं, समझते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है ऑन वेंसडे, डे से पहले ऑन लगता है, बिल्कुल ठीक है। वेंसडे वाले दिन जो टर्मोइल है, टर्मोइल होती है उथल पुथल होना, अफरा तफरी होना, जो टर्मोइल है इन दी पंजाब यूनिट में वो टर्मोइल स्नोबॉल हो गई, यानी कि वो इंक्रीज हो गई। स्नोबॉल मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज होना होता है। स्नोबॉल हो गई इनटू अ मेजर क्राइसिस में बदल गई फॉर कांग्रेस के लिए। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। नेक्स्ट में देखो, ए पार्लियामेंट्री इंक्वायरी किसके द्वारा, बाय द सीबीआई इनटू द फायर क्रैकर इंडस्ट्री में। ये इंक्वायरी सब्जेक्ट कैरी वर्ब, इंक्वायरी ने ये रिवील किया कि रैम्पेंट वायोलेशन हुआ है ऑफ इट्स बैन का, जो उसका बैन किया गया था ऑन द यूज ऑफ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स पर। ये भी करेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब पूरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट बनता चला गया, है ना जी। थर्ड में देखो लिखा हुआ है द बिगेस्ट रामलीला इवेंट्स दैट द कैपिटल, कैपिटल सिटी की बात हो रही है, ये हैव नहीं होकर हैज होना चाहिए, गलती दिख गई। दैट द कैपिटल हैज बीन होस्टिंग फॉर डेकेड्स रामलीला इवेंट्स, प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, आर लाइकली टू बी कैंसिल दिस ईयर। ऐसा लग रहा है इस साल ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें सी वाले में गलती आ गई, है ना जी। डी वाले को देखते हैं क्या बन रहा है। दी केओस, केओस भी अफरा तफरी को कहते हैं, टर्मोइल है, टर्मोइल को भी हम केओस कहते हैं, और ये सिनोनिम है एक दूसरे के। केओस इन द कांग्रेस पंजाब यूनिट, कांग्रेस के पंजाब यूनिट में जो केओस है, केओस ने क्या किया, रिफ्यूज टू शो एनी साइन ऑफ सेटलिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ सेटलमेंट हो पाएगा किसी भी तरीके का। ऐसे करके दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किया, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में एरर दिख गई। ठीक है जी, ऐसे करके हम लोगों ने इसे बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको देखेंगे, कौन करना शुरू करें। आइए दोस्तों ऐसे करते हैं। असल में क्या है कि यहां पर आपको एक नहीं दो दो गलती दिख जाएंगी, ये पहले दोनों को पहचान लेते हैं। हो ही गई गलती उस क्वेश्चन लिखने में, देखो क्या लिखा है। नीपा वायरस एंटीबॉडीज, ये सब्जेक्ट है, रिवर्ब, वर डिटेक्टेड, डिटेक्ट किया गया इन बैट सैंपल्स में, कलेक्टेड जिसे कलेक्ट किया गया नियर दी पंचायत, वेयर जहां पर ए नीपा इन्फेक्शन जो है वो कंफर्म किया गया लास्ट मंथ। लास्ट मंथ पास दिया है इसलिए वो थर्ड फॉर्म दिया है। बाकी पूरा सेंटेंस हमने ऐसे करके देख लिया, सही है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। सेकंड में आते हैं, दी इक्विपमेंट जो यूज किए गए बाय ओलंपिक एंड पैरालंपिक एथलीट्स के द्वारा। तो इक्विपमेंट सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, इक्विपमेंट हैड रिसीव्ड, इक्विपमेंट को क्या मिला, बिड्स ऑफ अराउंड 10 करोड़ रुपीज। गलती यहां पर ही है, जब कभी भी ऐसे रुपीज का साइन दिया हो या खुद रुपीज लिखा है तो वही वर्ड आपका नाउन प्लूरल हो गया। तो करोड़, लाख या थाउजेंड, इस या हंड्रेड, इनमें कहीं पर भी एस नहीं लगता। तो जैसे ये कैसे होता हो गया, ये ऐसे लिखा, साइन लगा हुआ है रुपी का, है ना, रुपी का साइन है, 10 है, और ये सिर्फ करोड़ होता, बस इतना ही करेक्ट होता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 करोड़ रुपीज, आप समझ गए, क्योंकि मेन तो वर्ड यार रुपी आ गया, उसका प्लूरल रुपीज कर दिया, तो इसमें गलती है दोस्तों। अब इसे ऑप्शन गड़बड़ हो गया, इसलिए उस ऑप्शन को हम ऐसे करके लिख रहे हैं। ठीक है जी, थर्ड वाले सेंटेंस पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखो, द डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट, द डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कलेक्ट किए गए बाय द ऑफिसर्स के द्वारा एज पार्ट ऑफ द रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, कि ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। ये सेंटेंस सही बना। नेक्स्ट में आते हैं, देयर वाज नीदर इनफ टाइम, ना तो इनफ टाइम था टू कलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द इवेंट, और ना ही, नीदर के साथ नॉट नहीं, नीदर के साथ नॉर, और ना ही नॉर अ वे था टू टाइड ओवर द प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हुआ, दोनों की जो गलतियां थी हमने उनको देख लिया। ठीक है जी, समझ में आ गया ना कैसे करके हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जवाब दो।
चलिए दोस्तों, आंसर आना शुरू हुआ आप लोगों का। आइए मैं भी आ जाता हूं, है ना। क्या लिखा है? ए रेस्टोरेंट दैट एलिजिडली डिनाइड, जिसने आरोप लगाते हुए डिनाई कर दी एंट्री टू अ साड़ी क्लैड वुमन, साड़ी पहने हुए एक महिला को, उस रेस्टोरेंट को वाज इशूड अ क्लोजर नोटिस, उसे क्लोजर नोटिस इशू किया गया फॉर ऑपरेट, गड़बड़ है ना, फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, क्या आएगा? फॉर ऑपरेटिंग, क्या करने के लिए? क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा था विदाउट प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस, फॉर ऑपरेटिंग विदाउट प्रॉपर ट्रेड लाइसेंस, ऐसे करके कर दिया गया। तो इसमें ही गलती आ गई, पहले वाले में हम लोगों ने इसको देख लिया। सेकंड में आते हैं, मेनी रेस्टोरेंट्स एंड बार्स इन द नेशनल कैपिटल में, सब्जेक्ट क्या है? रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, दोनों प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आ गई। ये नेशनल कैपिटल में रेस्टोरेंट्स और जो बार है, आर रिपोर्टेडली नॉट फॉलोइंग, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं कोविड 19 सेफ्टी गाइडलाइंस को। क्या फॉलो नहीं कर रहे? कोविड 19 सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे करके दोस्तों इसमें जो गलती है हमने मतलब इसमें तो कोई गलती है नहीं, इसको हमने कर लिया। थर्ड पर आते हैं दोस्तों, पुलिस टीम्स, पुलिस वर्ड होता है तो खुद प्लूरल होता है, पुलिस टीम्स है तो टीम का प्लूरल टीम्स है। पुलिस टीम्स पीरियोडिकली, समय समय पर विजिट करती हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है, बिल्कुल ठीक है। क्या विजिट करती है? मार्केट्स विजिट करती हैं, टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पीपल है आर वियरिंग मास्क, मास्क पहन रहे हैं, फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट में आ गया दोस्तों, इसमें लिखे हैं ऑल्दो, ऑल्दो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं आर टेकिंग एक्शन, वो एक्शन ले रही है इन सर्टेन मार्केट्स में, मोस्ट वायोलेशंस जो है आर गोइंग अनरिपोर्टेड, फिर भी जो ज्यादातर वायोलेशंस है वो अनरिपोर्टेड जा रहे, कोई उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इसके बारे में बता नहीं रहा, ये कहकर इसका दोस्तों मतलब बन गया। सबको समझ में आया? ऑप्शन नंबर, सेंटेंस नंबर ए में जो गलती है वो हम लोगों ने गलती ऐसे करके पहचान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, ठीक है। 10 इसको करेंगे। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गया। देखो जी, एक एक करके पढ़ते हैं, दो सेंटेंस हो गए, ऊपर आ गया है। सेवरल लिखा है तो नाउन प्लूरल होगा, सेवरल रैंडम ब्लड सैंपल का प्लूरल देखो सैंपल्स, ये प्लूरल वर्ब प्लूरल। काफी सारे रैंडम ब्लड सैंपल से हैव बीन कलेक्टेड, जिन्हें कलेक्ट किया गया है सो फार अब तक, एज पार्ट ऑफ द 6th सीरोलॉजिकल सर्वे के तौर पर। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट में देखो बी में, द सिटी ने रिपोर्ट किया है नो न्यू कोविड 19 डेथ्स, कोई नई कोविड 19 डेथ्स नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ बुलेटिन जो रिलीज किया गया बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। सेकंड वाला भी करेक्ट हो गया, है ना जी। थर्ड वाले में आ जाओ, लिखा हुआ है द कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये डिपेंड करता है ऑन हाउ फार इट्स हैज टू बी स्ट्रेच्ड। इट्स का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब दोस्तों पोजीशन बताते हैं, जैसे कि हमने कहा इसका कलर, तो हम कहेंगे इट्स कलर, है ना। लेकिन ये पोजीशन नहीं, तो ऐसा होना चाहिए हाउ फार इट हैज टू बी स्ट्रेच्ड, हाउ फार इट हैज टू बी स्ट्रेच्ड, ये ऐसा होना चाहिए। हाउ फार इट हैज टू बी स्ट्रेच्ड, ये ऐसा होना चाहिए, राइट, है ना जी। ऐसे करके हम लोगों ने इसे बना लिया। नेक्स्ट में देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये देखो दी फेसलेस सर्विसेज इनिशिएटिव, ये जो फेसलेस सर्विसेज इनिशिएटिव है सब्जेक्ट यानी वर्ब, ये एनविजन करता है, वर्ब में एस लगा हुआ है यानी देखता है, विजन रखता है, प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्टलेस क्यूलेस हेजल फ्री सर्विसेज, की ये हेजल फ्री कॉन्टैक्टलेस क्यूलेस सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करके दोस्तों इसका सारे के सारे बन गए, गलती कहां गई हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, इसको करेंगे दोस्तों, करिए।
हाँ जी दोस्तों, कर लिया। आइए समझे, देखो इसमें दो गलतियां हैं। पहचाना हमने, दी दिल्ली गवर्नमेंट सब्जेक्ट या रिवर्ब, इसने ऑर्गेनाइज की है एक वर्कशॉप टू कनेक्ट फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को विद एनजीओस के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड टू दी नीडी। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। नीडी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, नीडी से पहले आर्टिकल दा लग गया तो समझ लो कि वो नाउन की तरह काम करता है। दा प्लस एडजेक्टिव ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल से ये याद आ जाएगा अभी आपको, द रिच यानी वो सभी लोग जो रिच हैं, ऐसी द पुअर वो सभी लोग जो गरीब हैं, ऐसी द नीडी वो सभी लोग जो जरूरतमंद हैं। ऐसे इसका इस्तेमाल हुआ। तो फर्स्ट वाले में तो कोई गलती नहीं आई है। सेकंड को पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है अंडर दी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके अंतर्गत मोर देन 17 करोड़ रुपीस का साइन लिखा हुआ है तो एस नहीं लगेगा ना। मोर देन 17 करोड़ रुपीस वर सैंक्शनड टू दी एथलीट्स फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए एथलीट्स को इतने से ज्यादा करोड़ रुपए जो है सैंक्शन की गई, कहने का मतलब है। चलो जी, इसकी गलती हमने पहचान ली है ना। नेक्स्ट को देखते हैं, सी वाले में क्या गलती आ रही है। देखो, हॉस्पिटल लाइब्रेरीज विद, अब विद दिया हुआ तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी ना। विद, अलोंग विद, टुगेदर, टुगेदर विद, ये इन सब में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। हॉस्पिटल लाइब्रेरीज जो कि प्लूरल है, विद देयर वाइड रेंज ऑफ बायोमेडिकल लिटरेचर, लाइब्रेरीज प्लूरल है, यूजुअली ये केटर करती हैं। तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी ना। क्या करते, केटर करते हैं टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। केटर करने का मतलब है ये उनको सर्विसेज देती है, उन्हें सपोर्ट करती है, ये कहने का इसका मतलब बनता है। तो भैया इसमें भी गलती आ गई, बी में भी गलती आ गई, सी में भी गलती आ गई। अब आते हैं डी को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी, डी को पढ़ते हैं। मिस्टर गांधी ने सरप्राइज कर दिया ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को ऑफ वंदूर में व्हेन ही एक्सेप्टेड, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया देयर मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर के ऑन द स्पॉट इन्विटेशन को फॉर टी एंड स्नैक्स विद देम। एंड दैट्स वाई दोस्तों गलती कहां कहां गई वो हम लोगों ने देख लिया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखेंगे, जवाब देना था सभी लोग, ठीक है। पढ़े। हाँ जी दोस्तों, आ गया आपका आंसर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा डिसाइड किया गया था दैट ऑल रिमेनिंग क्लासेस जो होंगी वुड बी अलाउ की जाएगी, वुड बी अलाउड टू रिज्यूम आफ्टर द फेस्टिव सीजन एंड्स, जब फेस्टिव सीजन एंड हो जाएगा। तो इसमें कोई गलती नहीं आई फर्स्ट में। सेकंड को देखते हैं, दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया 4 मेन को फॉर देयर एलिजिड इन्वॉल्वमेंट के लिए इन अ केस ऑफ बगलरी। तो बगलरी के केस में ऐसा आरोप था उनके ऊपर, ऐसे करके किया गया, हमने ये देख लिया। नेक्स्ट में देखा, ये भी करेक्ट है, दे रिसीव्ड फंडिंग, उन्हें फंडिंग मिली है फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज से अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम, सीएसआर स्कीम के अंतर्गत। तो ये भी दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, यहां भी कोई गलती नहीं आई। दी 4 पिटिशनर्स इन द केस हु, जिन्होंने एलिज आरोप लगाया है दैट देवर ड्यूप, उन्हें धोखा मिला है बाय एन इंडिविजुअल से। ऑल्सो पिटिशनर थे अराइव टू गिव देयर स्टेटमेंट, वो अपने स्टेटमेंट देने भी आए थे। पिटिशनर सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये इसकी वर्ब हो गई, समझ गए। यानी कि इसमें तो एक भी गलती नहीं है, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ई जो है ये इसका राइट आंसर बन गया, है ना। तो देखो ये थे क्वेश्चन आपके जो एरर डिटेक्शन के ग्रामर के क्वेश्चंस, और आप लोगों ने सबने देखे यार क्वेश्चन का टाइप कैसा था। ऐसे ही करके दोस्तों आपको करने हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डू इट।
डन हुआ दोस्तों। आइए से समझते हैं कैसे कैसे करके बना है। देखो, पहला हमने देखा दी लो कॉस्ट टेक्निकल प्रोसीजर्स एंड मिनिमल सर्विस चार्जेस जो है, दोनों सब्जेक्ट है, प्लूरल प्लूरल वर्ब आगे, आर द बिगेस्ट ल्योर्स है फॉर एस्पिरेंट्स के लिए। ल्योर उन चीजों को कहते हैं जो लुभावनी चीजें होती है, अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है। सेकंड में आए, इट मे नॉट बी एन एग्जैजरेशन टू से, ये कहना शायद बहुत बड़ा नहीं होगा, व्हेन इट कम्स टू सीकिंग आंसर्स, जब हम देखते हैं कि आंसर्स मिल जाए अंडर द आरटीआई एक्ट। याद रखिएगा, इट व्हेन इट कम्स टू करके लिखा होगा तो कम के साथ टू ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसलिए इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, तो सीकिंग का गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो याद रखो, व्हेन इट कम्स टू यानी जब इसकी बात होती है, जब उसकी बात होती है, ये करके इसका सेंस है। व्हेन इट कम्स टू सीकिंग आंसर्स अंडर द आरटीआई एक्ट, जो ऑफिसर्स होते हैं आर कंसिस्टेंट होते हैं इन पुटिंग अप अ स्क्रीन, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। उनको ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब दे, ये कहने का इसका मतलब दोस्तों बन गया। सी में आते हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ए सुटेबल स्पेस फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सुटेबल स्पेस आइडेंटिफाई करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब लोगों ने पहचान लिया दोस्तों, ये तो आसान हो गया। विल प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बुक्स रिक्वायर्ड, वो प्रोवाइड करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुक्स रिक्वायर्ड है ना जी, ऐसे इसका बन गया। अब डी वाले को देखो क्या कह रहा है। डी में बोल रहे हैं, दे मेड प्रोमिस ऑफ इजी माइग्रेशन, उन्होंने प्रोमिस करे इजी माइग्रेशन के, अपॉइंटमेंट के, विदाउट क्लियरिंग मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बिना इसे मतलब मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करे बिना। तो असल में सारे के सारे में बाकी सब करेक्ट है, जिसमें गलती थी वो हम लोगों ने देख ली। तो चलो अब हमारे यहां तक हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्दर दीज जो सेंटेंसेस है मे और मे नॉट फॉर्म अ कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल सीक्वेंस, यू हैव टू रीअरेंज द सेंटेंसेस टू मेक अ कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ। सेंटेंस ई जो है हैज ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड एज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, लेटर आंसर जो है वो आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस ई है ये लास्ट सेंटेंस है, ये वाला कंक्लूड कर रखा है, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। अब आपको पहचानना है पूरा सबका सीक्वेंस क्या बनेगा, है ना जी। तो मैं आप सामने से हटता हूं, आप सभी लोग इसका सीक्वेंस बनाइए, क्या करेक्ट आंसर होता है, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पढ़ना शुरू करें।
तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने बनाया, आइए से समझते हैं सबका सीक्वेंस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करके बनाए और फिर समझते हैं इसका सीक्वेंस से ही आपका क्या बनेगा। ठीक है, लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट सच डॉक्यूमेंट है जो साइन हुआ है बाय द इंडियन नेवी विद एनी कंट्री के साथ। द डॉक्यूमेंट वाज साइन फॉर द कंडक्ट ऑफ द नेवी टू नेवी टॉक्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। The document जो है set the Navy to Navy talks as a principal medium for guiding bilateral cooperation. The Indian Navy and the Australian Navy जो है on Wednesday इन्होंने साइन किया terms of reference document। अब देखो ये तो सबको डाउट, किसी को डाउट ही नहीं हुआ होगा, स्टार्ट आपको यहां से मिल गया है ना जी। पहली बार बात हो रही है कि कोई एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुआ। फर्दर मोर जो TOR है उसने डिटेल दिया दी मोडालिटीज ऑफ एन एंगेजमेंट एट वेरियस लेवल्स बिटवीन द टू नेवीज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। द डॉक्यूमेंट वुड बी पिविटल, ये पिविटल होगा, इंपॉर्टेंट होगा इन कंसोलिडेटिंग द शेयर्ड कमिटमेंट टू प्रमोटिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। अब आपने देखा इन सब में स्टार्ट आप लगा दो जो आपको मिला है डी से, जिसमें इन्होंने स्टार्ट में बता दिया है कि क्या ये है, असल में ये जो डॉक्यूमेंट है इसको साइन किया गया। तो इस डॉक्यूमेंट को साइन से जुड़ी हुई कोई और बात है तो देखो वो बी में दी है, द डॉक्यूमेंट वाज साइंड फॉर द कंडक्ट ऑफ द नेवी टू नेवी टॉक्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द जॉइंट गाइडेंस फॉर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। डी के बाद बी, ऐसे इन्होंने यहां पर कनेक्शन बनाया। ये डॉक्यूमेंट के बारे में आपने इंट्रो दे दिया, ठीक है कि ये था क्या डॉक्यूमेंट। अब इसके बारे में और एडिशनल बात देखोगे तो देखो ए में दी गई है, दिस इज द फर्स्ट सच डॉक्यूमेंट है जो साइन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा किसी और कंट्री के साथ में। तो ऐसे करके हमने इसको लगाया, है ना। अब इस डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट सेट कर दिया नेवी टू नेवी टॉक्स को, ये प्रिंसिपल मीडियम होगा फॉर गाइडिंग बायलैटरल कोऑपरेशन। इसे गाइड करने के लिए, बायलैटरल कोऑपरेशन को गाइड करने के लिए ऐसा कर दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने लगाया कि जो डॉक्यूमेंट है वुड बी पिवटल, ये इंपॉर्टेंट होगा इन कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट करने में, है ना। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो होगा पिवटल यानी इंपॉर्टेंट होगा इन कंसोलिडेटिंग द शेयर्ड कमिटमेंट टू प्रमोटिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन में, कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रमोट करने के लिए पीस और प्रॉस्पेरिटी, ये शेयर्ड कमिटमेंट जो है इसको और ज्यादा कंसोलिडेट करेंगे, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, पिवटल होगा, ये कहने का इसका मतलब हुआ, है ना जी। अच्छा, जब आपने इसी को लगाया तो इस डॉक्यूमेंट की बात को ही तो आगे बढ़ाकर बताया गया था, और ये आपका एंड में तो ई ऑटोमेटिकली दिया हुआ था, ये करके इसका राइट सीक्वेंस हो गया। ऐसे करके हम करेक्ट सीक्वेंस बनाते हैं दोस्तों हमेशा, ठीक है ना जी। ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन बन गया। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस आए थे, यहां तक ये क्वेश्चंस थे, ठीक है।